नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शादी। अरे जल्दी जल्दी खाना लगाओ, बारात आती ही होगी। कितना सारा काम है बिट्टू, देख तो पंडित जी कहाँ हैं। शर्मा जी पूरे जोर शोर से काम में लगे थे। लगे भी क्यों ना हो, उनकी इकलौती बेटी की शादी जो है। कभी टेंट वालों को देखना तो कभी लाइट तो कभी कैटरिंग वाले को, और बीच बीच में शादी में आए मेहमानों की सेवा करते दिखते। इधर आरती अपने कमरे में अपनी सहेलियों से घिरी श्रृंगार में लगी है। देख तो आरती को अभी से कितना उतावली हो रही है अपने सजना को मिलने के लिए। नीलम आरती को से छेड़ते हुए बोली। आरती दाहिने कान में बाली पहनते हुए बोली, क्यों ना हो, आज मेरी शादी है। हर लड़की का सपना होता है उसका राजकुमार सफेद घोड़ी में आए और अपनी राजकुमारी को ले जाए। सारी सहेलियां हंसी ठिठोली करती कमरे में बैंड बाजे की हल्की हल्की आवाज आरती के कमरे में आने लगी। लगता है बारात आ गई है, कहते हुए सालू दौड़ते हुए बालकनी में जाती है और उसके पीछे सारी सहेलियां भी चली जाती हैं, आरती को कमरे में अकेला छोड़कर। जैसे जैसे बारात नजदीक आने लगी, आरती की धड़कनें बैंड बाजे की आवाज की तरफ बढ़ने लगीं और वो भी कमरे की खिड़की से नीचे बारात को देखने की कोशिश करने लगी, या यूं कहें अपने होने वाले राजकुमार को देखने के लिए। कुछ देर में बारात दरवाजे पर आ गई। घर की सभी औरतें और आरती की सहेलियां बालकनी से बारात को देख रही हैं। देख वो कितना अच्छा डांस कर रहा है और कितना स्मार्ट भी दिख रहा है। सालू नीलम से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा वो पसंद आ गया क्या तुमको? नीलम चढ़ाते हुए बोली। इधर शर्मा जी बारातियों का स्वागत में लगे हैं। अरे बिट्टू वो लिफाफा और हार लाना तो ऊपर वाले कमरे में रखा है। जी चाचा जी, कहते हुए बिट्टू दौड़ते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ जाता है और झट से सारा सामान शर्मा जी के हाथ में दे देता है। बिट्टू देख तो तेरी आरती दीदी तैयार हुई कि नहीं? शर्मा जी एक और काम बिट्टू को देते हुए। बिट्टू बिना कुछ कहे आरती के कमरे की तरफ जाने लगता है। शर्मा जी समधी मिलन की तैयारी कर रहे हैं। अरे बिट्टू बेटा कहाँ जा रहा है? आरती की माँ पूछती। चाची, चाचा ने देखने को कहा है कि दीदी तैयार हुई कि नहीं। आरती तैयार है, तुम ये इत्र लो, चाचा जी को दे दो, वे यहीं भूल गए। बिट्टू इत्र लेकर नीचे आता है और मिसेस शर्मा बालकनी की तरफ जाती हैं। चाचा जी ये लीजिए इत्र। अरे लाओ बेटा, मैं तो भूल ही गया था इसे लाना। शर्मा जी हंसते हुए बोले। समधी मिलन शुरू हुआ और जोर जोर से बैंड बाजा भी बज रहे हैं। शर्मा जी अपने बारातियों का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और ऊपर बालकनी से सभी औरतें ये नजारा देख रही हैं। सालू की निगाहें अब भी उसी लड़के पर हैं। इधर शर्मा जी अपने समधी का खूब जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं। दोनों समधी एक दूसरे को माला पहनाते हैं और गले लगते हैं और शगुन का लिफाफा देते हैं। इंतजाम तो शानदार किया है आपने प्रकाश जी, साज सज्जा को देखते हुए शर्मा जी के समधी जी ने कहा। दूल्हे के दोस्त और बाराती आज मेरे यार की शादी है की धुन में डांस कर रहे हैं। फूलों से सजी दूल्हे की गाड़ी दरवाजे पर आती है। अरे वो देख दूल्हे की गाड़ी, नीलम सालू का ध्यान खींचती हुए कहती है। दूल्हे का तो चेहरा ही तो नहीं दिख रहा है शीशे के कारण। गाड़ी की ओर देखते हुए सालू कहती है। कुछ देर बाद दूल्हा गाड़ी से उतरता है और आरती की सहेलियां और बाकी औरतें दूल्हे को देखने में लग गई हुई हैं। बिट्टू अपने जीजा जी को ले जाओ, हॉल में नाश्ता पानी करवाओ, शर्मा जी कहते हुए दूसरे मेहमानों से मिलते हैं। हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, जब स्वागत ही नहीं करना था तो बुलाया ही क्यों? ये आवाज थी लड़के के मामा जी की, जो थोड़ा नाखुश दिख रहे थे। अरे धीरज जी, हम आपका स्वागत ना करें ये कभी हो सकता है? अगर हमसे कुछ गलती हुई हो क्षमा करें, चलिए नाश्ता कर लीजिए, शर्मा जी ने मामा जी से विनम्र पूर्वक कहा, जैसे हर लड़की का पिता बेटी के ससुराल वालों से कहता है। चल सालू, जीजू के पास चलते हैं, नीलम सालू का हाथ पकड़ते हुए कहती है और दोनों सीढ़ी से नीचे उतरने लगती हैं। अरे बेटा, तुम लोग कहाँ जा रही हो और आरती के साथ कौन है कमरे में? आरती की माँ ने बीच सीढ़ी में रोकते हुए पूछा। आंटी वो तो कमरे में अकेली है और हम जीजू से मिलने जा रहे हैं, कहते हुए दोनों नीचे आने लगती हैं और आरती की माँ आरती के कमरे की तरफ जाती है। जीजा जी और लीजिए ना मिठाई, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे और चाचा जी मुझे डांटेंगे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। बिट्टू अपने जीजा जी से कहता है। हेलो जीजू, सही में आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे बिट्टू और मिठाई खिलाओ जीजू को, हंसते हुए सालू कहती है और आरव के बगल में कुर्सी लगा के दोनों बैठ जाती हैं। और बताइए जीजू कैसे हैं? नीलम पूछती है। ठीक हूँ, आप लोग अपना बताइए, आरव ने कहा। आरव बार बार इधर उधर नजर दौड़ा रहा था।
आरती की एक झलक पाने के लिए। अरे जीजू, किसे ढूंढ रहे हैं? हंसते हुए सालू कहती है, किसी को नहीं, बस ऐसे ही सजावट देख रहा हूँ। आरव ने बात टालते हुए कहा, हम सब समझ रहे हैं, आपकी निगाहें तो सिर्फ आरती को ढूंढ रही हैं। नीलम मुस्कुराते हुए कहती है। आरव भी मुस्कुरा देता है और अरे तुम लोग जीजू को क्यों परेशान कर रही हो? बिट्टू की बड़ी बहन रिया कहते हुए आती है और सालू के बगल में कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। रिया की शादी ठीक 1 साल पहले हुई है। हमारे साड़ू जी नहीं दिख रहे हैं? आरव ने रिया से पूछा। हाँ, वो उनके ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली इसलिए नहीं आ सके। रिया ने कहा, ओ, रेलवे में नौकरी करने का बस यही दुख है, छुट्टी नहीं मिलती, जल्दी क्या करे? आरव ने दुख जताते हुए कहा। आरव भी इसका भुक्तभोगी रह चुका है क्योंकि वो भी रेलवे में ही स्टेशन मास्टर है और उसकी नौकरी 1.5 साल पहले ही लगी है। किसी तरह उसने शादी के लिए छुट्टी ली है। अरे बिट्टू, जाके देख तो आरती तैयार हुई कि नहीं? रिया ने बिट्टू से कहा, जो उतना देर से बगल में बैठ के उनकी बातें सुन रहा था। जीजा जी की प्लेट में रखी मिठाई भी साफ कर रहा था। बिट्टू दौड़ते हुए ऊपर आरती के कमरे की ओर जाता है। आरती, तू अकेले बैठी है और ये क्या, तेरे आंख में आंसू? आरती की माँ ने कहा। आरती अपनी माँ को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। आरती की माँ की आंखें भर आईं, पर वो आरती के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को संभाला और आरती के आंसू को पोंछते हुए कहने लगी, हर बेटी को तो एक ना एक दिन घर छोड़कर जाना ही पड़ता है, यही दुनिया का रीत है। तू घबरा मत, तू भी ससुराल में जाकर एडजस्ट कर लेगी, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अब चल, रो मत, वरना मेकअप खराब हो जाएगा और फिर फोटो भी अच्छा नहीं आएगा। और दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। इधर बिट्टू आरती के कमरे में आता है और कहता है, आरती दी, आप तैयार हो गई? रिया दी पूछ रही हैं। हाँ बिट्टू, मैं तैयार हूँ। तुम रिया दी, नीलम और सालू को मेरे कमरे में भेज दो, आरती ने कहा। बिट्टू दौड़कर नीचे आता है और रिया, सालू और नीलम को आरती के कमरे में जाने को कहता है। इधर शर्मा जी मेहमान की खातिरदारी में लगे हैं, किसने खाना खाया या नहीं, बस यही सब में लगे हुए हैं। रात के 12 बज चुके हैं और बाराती और शराती खाना खा रहे हैं। बरमाला की तैयारी पूरी हो चुकी है, स्टेज पूरी तरह में तैयार है, कैमरामैन अपनी जगह ले चुका है। आरती लाल जोड़े में पूरे श्रृंगार किए अपनी सहेलियों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रही है और कैमरामैन उसके हर बढ़ते कदम को कैद कर रहा है। आरव पहले ही स्टेज पर आ चुका है और आरती को आते हुए देखता और दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है। कुछ देर में दुल्हन स्टेज में पहुंच जाती है। अब वरमाला की रस्म शुरू होती है। आरती आरव को तिलक लगाती है और फिर आरती उतारती है और फिर दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और अगल बगल खड़े लोग उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। आरती के बगल में खड़ी सालू की नज़र फिर उसी लड़के पर पड़ती है। वो लड़का भी सालू की ही ओर देख रहा है। दोनों एक दूसरे के देखकर इस्माइल देते हैं। वरमाला की रस्म खत्म होती है। अब माँ की रस्म मंडप होनी है। ये पंडित जी कहाँ गए? शर्मा जी ने मिसेस शर्मा से कहा। अभी तो यहीं थे। अरे वो देखिए, वहाँ बैठे हैं कुर्सी में। आरती की माँ पंडित जी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं। इधर सालू और आरती की बाकी सहेलियां जूता चुराने की जुगाड़ में लगी हैं। आरव के दोस्त भी कम नहीं हैं, वो लोग आरव का जूता पहले ही छुपा के रख दिए हैं। एक्सक्यूज मी, जूता कहाँ है? आप लोगों ने हमें दे दीजिए, सालू ने आरव के दोस्तों से कहा। नो मैडम, जूता तो आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आरव के दोस्त प्रतीक ने कहा। जूता तो हम लोग लेकर ही जाएंगे, सालू ने कहा। ठीक है, जूता खोज कर ढूंढ लीजिए, अगर आपने खोज लिया तो जो आप कहेंगी वो करूँगा और नहीं खोज सकी तो फिर मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा आपको, प्रतीक ने कहा। ठीक है, देखते हैं कौन जीतेगा, सालू कहते हुए बाकी सहेलियों के साथ जूता ढूंढने में लग जाती है। इधर मंडप में सारी रस्म हो रही है। मेहमानों की नींद भगाने के लिए वेटर बीच बीच में चाय कॉफी ला रहे हैं। प्रतीक और उनके दोस्त सालू एवं उनकी सहेलियों को जूता ढूंढते हुए उन पर नजर रखते हुए हैं। सालू और उसकी बाकी सहेलियां पूरा इधर उधर जूता खोजती हैं। क्यों मैडम, जूता मिला कि नहीं? प्रतीक ने चिढ़ाते हुए कहा। ढूंढ लूंगी, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बारात लौटने में 4 घंटे बचे हैं, सालू ने कहा। ठीक है, देखते हैं 4 घंटे में आप ढूंढ पाती हैं कि नहीं, प्रतीक ने फिर चिढ़ाते अंदाज में कहा और सभी दोस्त हंसने लगे। इधर जैसे जैसे विदाई का समय नजदीक आ रहा था, शर्मा जी और मिसेस शर्मा की आंखें नम होती जा रही थी। हो भी क्यों ना, इकलौती बेटी विदा होने जो वाली थी। आरती की आंखों में भी आंसू छलक रहे थे, पर वह कंट्रोल किए हुए थी।
ताकि उसके मम्मी पापा न रो पड़ें। आधे से अधिक मेहमान सो चुके थे। कुछ करीबी रिश्तेदार ही मंडप पास बैठे थे। नीलम तू ऊपर वाले कमरे में देख और काव्या तू जा हॉल में देख। और हाँ रिया, तू प्रतीक और उसके दोस्तों पर नजर रख कि वह लोग क्या कर रहे हैं। जूता तो हमें किसी हर हाल में ढूंढना है, यह हमारे इज्जत का सवाल है, सालू सबको समझाते हुए कहती है। प्रतीक इधर उधर भागती सालू को देखता ही जा रहा है और बीच बीच में स्माइल भी दे रहा है। विदाई में सिर्फ 1 घंटा बच गया था। सालू को अभी तक जूता नहीं मिला था। वह लोग परेशान हो गई थी, खोज खोज कर इधर उधर। फिर सालू प्रतीक के पास जाकर बोली, हमने तो बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रही, कुछ हिंट दे देते तो अच्छा होता। सालू ने आग्रह भाव से कहा, नो मैडम, कोई हिंट नहीं मिलेगा, जूता खुद ढूंढना पड़ेगा या फिर हार मान लीजिए और जो हम कहेंगे वह करना पड़ेगा। प्रतीक ने शर्त याद दिलाते हुए कहा, ठीक है, अब ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, अभी भी 1 घंटा बचा है, हम खोज लेंगे। जूता आप आराम से यहाँ पर बैठिए और कॉफी पीजिए, सालू कहते हुए वहां से चली जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद सालू को पता चला कि जूता प्रतीक के दोस्त ने गाड़ी की डिग्गी में छुपा कर रखा है और उसकी सारी सहेलियां दूल्हे की गाड़ी में जूता ढूंढने के लिए जाती हैं। यह देख प्रतीक और उसके दोस्त उसके पीछे जाते हैं। प्रतीक उन लोगों को वहां से हटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगता है, क्योंकि सालू और उनकी सहेलियों को यह पता था कि गाड़ी की डिग्गी में ही जूता है। तो वह ड्राइवर को बोलकर डिग्गी खोलने को कहती हैं। प्रतीक ड्राइवर को धमकाते हुए कहता है, तुम डिग्गी नहीं खोलोगे, डिग्गी तो तुमको खोलना ही पड़ेगा, सालू ड्राइवर को बोलती है। उन लोगों की बातों से तंग आकर ड्राइवर गाड़ी का चाबी हवा में उछाल देता है, जो कि प्रतीक कैच कर लेता है। यह चाबी हमें दे दीजिए, सालू ने कहा। नो मैडम, अब आप खुद जैसे ले सकती हैं, ले लीजिए, मैं तो चाबी नहीं दूंगा, यह चीटिंग है, ऐसा नहीं कर सकते, चाबी तो आपको देना ही पड़ेगा, सालू ने प्रतीक से कहा। अच्छा, मैं चाबी दे दूंगा पर एक शर्त पर, प्रतीक ने कहा। क्या है शर्त? सालू ने कहा। आपको एक नंबर पर कॉल लगाना है, प्रतीक ने कहा। बस इतनी सी बात, सालू कहती है और प्रतीक जो मोबाइल नंबर उसे बोलता है वह डायल कर देती है। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, तू मेनू कह दी ना ना ना, यह रिंगटोन प्रतीक के मोबाइल में बजता है। यह देखकर सालू चौंक जाती है, क्योंकि अनजाने में ही उसका नंबर प्रतीक को दे दिया था। रिंग होते ही प्रतीक कार की चाबी सालू को दे देता है और मुस्कुराकर मंडप की ओर चला जाता है। गाड़ी से जूता निकालकर सालू और उसकी सहेलियां भी मंडप की ओर जाती हैं। अब विदाई होने ही वाला है, सभी की आंखें नम है। मंडप की रस्में खत्म होते ही सालू एवं उसकी सहेलियां आरव को घेर लेती हैं और जूता चुराई का शगुन मांगने लगती हैं। अब जीजू, आपको तो देना पड़ेगा शगुन, और जितना हम कहेंगे उतना देना पड़ेगा, सालू ने कहा। आरव सालू की हाथ में 3,000 रुपए थमा देता है। इतना सस्ते में नहीं मिलेगा जूता जीजू। सारी सहेलियां आरव को थोड़ी परेशान करने में लग जाती हैं। आखिर सालियां जो हैं, अंत में 21,000 में सारी सहेलियां मान जाती हैं। आरव को जूता वापस कर देती हैं। ये रस्म पैसों के लिए नहीं बल्कि मस्ती मजाक और प्यार का होता है, जो कि हमारे समाज की शादियों का हिस्सा है। जैसा कि प्रतीक और सालू ने शर्त लगाया था कि जो जूता ढूंढ लेगा उसे हराने वाली टीम को बात मानना होगा। हेलो मिस्टर, हम लोगों ने जूता ढूंढ लिया, अब आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी, सालू ने प्रतीक से कहा। हाँ तो मैडम बोलिए, क्या करना पड़ेगा मुझे, प्रतीक ने कहा। आपको एक नंबर पर हर रोज कॉल करना पड़ेगा, सालू ने कहा। क्या? किस नंबर पर? प्रतीक ने चौंकते हुए कहा। उसी नंबर पर जिसने आपने अभी कुछ देर पहले मुझसे कॉल करवाया था, सालू ने कहा, और वो शर्माते हुए वहां से चली जाती है। इधर आरती की विदाई हो रही है और मंडप हॉल में म्यूजिक बज रहा है। बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से, सभी की आंखें नम हैं। शर्मा जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। आरती और उसकी माँ भी रोने लगती है। यह देख आरव की आंखें भी नम हो जाती हैं। थोड़ी देर में बारात विदा हो जाती है। सालू और प्रतीक एक दूसरे को जाते वक्त वाह कहते हैं और एक दूसरे गले मिलते हैं। प्रतीक सालू से वादा करता है कि वो उसको रोज कॉल करेगा। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम उमड़ रहा है। आरती की शादी में सालू प्रतीक की भी दिल में शहनाई बज उठती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।